A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को मिलाकर के मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। और जो इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिए हैं। और इसके अलावा पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 5 है और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 4 तक मैंने आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा। तो हमें यहाँ पे तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे उचित की जगह शुद्ध भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि तख्ते का क्षेत्रफल शुद्ध सार्थक अंकों में होगा। तो देखिए, चाहे उचित लिखा हो चाहे शुद्ध लिखा हो, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आयताकार तख्ते की लंबाई पता है जो कि 1.5 मीटर दी गई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आयताकार तख्ते की लंबाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे आयताकार तख्ते की चौड़ाई भी तो पता है, लेकिन जो चौड़ाई हमें दी गई है वो 84 सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर को ही मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे मीटर में भी तो चेंज कर सकते हैं, मीटर को भी सेंटीमीटर में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस देख लीजिए, ABCD, यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हमारा आंसर मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमें जो चौड़ाई दी गई है इसमें हम चेंज करेंगे। 84 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नीचे मैंने यहां पे लिखा, तथा आयताकार तख्ते की चौड़ाई हमें क्या दी गई है, 84 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया हुआ है थ्योरी पार्ट में। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻² मीटर। ये होता है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 84 सेंटीमीटर है, क्या है, 84 सेंटीमीटर है। इसको जब हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 84 लिखेंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10⁻² से, और ये आपका अब मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। यानी 84 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा जब 84 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नीचे मैंने यही लिखा हुआ है, 84 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 84 इंटू 10⁻²।
अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको अभी हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 84 तो आपका अगले स्टेप में 84 ही रहेगा, लेकिन जो 10⁻⁻² है इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 की घात -2 जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻, यहाँ पे 2 हो जाएगी, पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी जब अपॉन में आएगी। ठीक है, तो देखिए 1 और अपॉन में 10⁻² यानी 10 की घात 2 का मान क्या होता है, 100 होता है। तो 1/100 ये हमें मिल गया 10 की घात -2 को सॉल्व करने पर। तो 10 की घात -2 को सॉल्व करेंगे 1/100 हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 84 इंटू 1/100 है, 84 की मल्टीप्लाई 1 में 84 और अपॉन में 100 ये तो आपका रहेगा ही। 84/100 ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, मीटर में तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 84 यहाँ पे छोटी संख्या है और जो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या से, जो यहाँ पे 100 है, क्योंकि अपॉन में 100 है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागफल में 0 लिखेंगे और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 100 800 होता है ना। अब 840 में से 800 को लेस करेंगे 40 मिलेगा, एक 0 अब हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। अब यहाँ पे आगे हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। और 100 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। तो देखिए हमें सॉल्व करने पर क्या मिल गया, सिंप्लीफाई करने पर 0.84 मीटर, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे मिला ना 0.84 मीटर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चौड़ाई को हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए जो 84 सेंटीमीटर दी गई थी चौड़ाई, कन्वर्ट करने के बाद हमें ये 0.84 मीटर मिल गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे आयताकार तख्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयताकार तख्ते की बात हो रही है, यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये आप सबको पता है। तो देखिए लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दी गई थी, 1.5 मीटर, ये मैंने यहाँ पे किया। चौड़ाई 84 सेंटीमीटर थी, कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.84 मीटर मिला था। तो देखिएगा यहाँ पे इंटू में यहाँ पे 0.84 ये कर देंगे चौड़ाई की जगह। ठीक है, वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पे 1.5 की मल्टीप्लाई 0.84 में आप करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 1.26 मीटर स्क्वायर ये मिलेगा। तो हमने यहाँ पे आयताकार तख्ते का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उचित सार्थक अंकों में हमें यहाँ पे बताना है। अभी तो हमने केवल क्षेत्रफल निकाला, उचित सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हमें यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है। आप देखिए क्वेश्चन में आइए और देखिए जो आयताकार तख्ते की लंबाई आपको दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है। मैं आपसे पूछूं कि 1.5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे ये दोनों ही सार्थक अंक है, यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 2 है। तो देखिएगा जब आयताकार तख्ते की लंबाई जो 1.5 मीटर है इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, तो जो हमने यहाँ पे आयताकार तख्ते का क्षेत्रफल निकाला 1.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल 2 ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी यहां पे केवल 1.2 को ले लेंगे। ठीक है, और मीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा उचित सार्थक अंकों में आयताकार तख्ते का क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे ऊपर कंपेयर करा लिया, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या को देख लिया तख्ते की लंबाई में। और रही बात चौड़ाई 84 सेंटीमीटर दी गई थी, इसको जब हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया था 0.84 मीटर मिली हुई थी। इसमें भी देख लीजिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे भी केवल 2 ही सार्थक अंक हैं, 0 को हम यहाँ पे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। देखिए सार्थक अंक का सभी रूल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, कैसे यहाँ पे 2 सार्थक अंक है इसके लिए रूल होता है, सब रूल मैंने आपको बताया। अगर रूल आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी 2 ही सार्थक अंक है, अगर आप इससे कंपेयर कराएंगे तब भी आपको सेम वही 1.2 और मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 1.2 कहाँ पे दिया है, तो 1.2 ऑप्शन सी में दिया है, 1.2 मीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे
मान लिया आपने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा उचित सार्थक अंकों में निकालना है, यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अरिहंत की बुक में भी दिया गया है, बस वहाँ पे ये जो संख्याएं हैं थोड़ा अलग लिखी हुई हैं, तो आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, ये तो आपकी अरिहंत की बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जाएंगे ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यानी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, चक्करों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या पता है। हमें यहाँ पे पता है इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था थ्योरी पार्ट में, अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है। अब ये रिलेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में चक्कर लगाता है, यानी सेकेंड में हमसे पूछा गया ना। तो देखिए ये जो आपका नैनो सेकेंड है ना, इसको हमें सेकेंड में चेंज करना होगा, इसीलिए ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं कि 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड होता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय क्या है, 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो कैसे चेंज होगा, देखिए 10⁻⁻⁶ ये नैनो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहां पे मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 10⁻⁹ से। क्यों करवाया 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई, क्योंकि समझिएगा यहां पे, क्योंकि 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड है। इसको जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, तो देखिएगा 10⁻⁻⁶ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे 10⁻⁹ से। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही, और पावर्स देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो इनटू में है तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -6 -9 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 10⁻⁻15। अब ये सेकंड में चेंज हो चुका है, देखिएगा यहाँ पे अब ये सेकंड में चेंज हो चुका है, यानी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय जो 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड दिया हुआ था, जब इसको हमने सेकंड में चेंज किया तो 10⁻⁻15 सेकंड अब हमें ये मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे अब हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 10⁻⁻15 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या क्या है, एक ही तो होगी, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में हमें दिया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड, ये हमें दिया था। इसको जब हमने यहाँ पे सेकंड में चेंज किया तो 10⁻⁻15 सेकंड मिला, यानी 10⁻⁻15 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, एक ही चक्कर तो चल रहा है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था 1 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या, तो फिर 1 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, और अपॉन में देखिएगा 10⁻⁻15 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या 1 है, यानी एक चक्कर चलने में कितना समय, 10⁻⁻15, तो अपॉन में क्या कर देंगे यहाँ पे 10⁻⁻15 कर देंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पर देखिए 10⁻⁻15 जब इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है, ऊपर अंश में भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगी, और 10⁻15 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हमें यहाँ पे 10⁻15 ही मिलेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। तो 10⁻15 और चक्कर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो 10⁻15 चक्कर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 सेकेंड। ये पता है तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर
नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि एक कण 22 सेकंड में 2000 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। समझिएगा, उचित सार्थक अंकों में यहां पे कण की चाल पूछी जा रही है। ठीक है, चाल पूछी जा रही है तो समझिएगा, चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी, ठीक है, दूरी और बटे में क्या होता है, समय होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो दूरी कितनी दी गई है हमें, एक कण 22 सेकंड में 2000 मीटर दूरी तय करता है। दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2000 और किस में, मीटर में। ठीक है, क्योंकि 2000 मीटर दूरी तय करता है। अपॉन में समय, समय कितना दिया है 22 सेकंड में ना, तो यहाँ पे 22 और समय किस में दिया है, हमें सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें चाल निकालना है। तो देखिएगा 2000 ये है, ठीक है, 2000 और डिवाइड कर लीजिए 22 से। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 90 पॉइंट, अब देखिए पॉइंट के बाद हम यहाँ पे केवल 2 अंक तक सॉल्व करेंगे, 90। अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो 9090 ऐसे आता हुआ चला जाएगा, तो केवल दशमलव के 2 अंक तक, तो 90.90 मिलेगा और मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे 22 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 90.90 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। तो ये तो हमारी चाल आ गई। ठीक है, चाल हमें पता चल गई, डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे ना, डिवाइड करना आपको आता है। तो 90.90 मीटर प्रति सेकंड मिलेगी हमें चाल। तो मैं यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ। चाल हमें क्या मिल गई, चाल हमें मिली 90.90 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें मिली ना। अब देखिए उचित सार्थक अंकों में हमसे कण की चाल पूछी गई है, तो देखिए उचित सार्थक अंक इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमें समय दिया है वो 22 सेकंड दिया गया है और दूरी 2000 मीटर दी गई है। अब इन दोनों में देखिए किसमें सार्थक अंकों की संख्या कम है। तो आप देखेंगे ये जो 2000 है, अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। और 22 में देखेंगे जो समय हमें दिया गया है 2 यानी 22 सेकंड ये दिया हुआ है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। तो किसमें सार्थक अंकों की संख्या कम है, तो आप बोलेंगे जो हमें समय दिया गया है इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 ही है, क्योंकि 2 और 2 ये दोनों ही सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक काउंट करेंगे यहाँ पे 2 और इसमें 4 हैं। तो सार्थक अंक जिसमें कम है उसी को हम आधार लेंगे, उसी के हिसाब से हम कंपेयर करा लेंगे। तो चाल हमें 90.90 मीटर प्रति सेकंड मिली हुई है, लेकिन जब यहाँ पे समय में 2 ही सार्थक अंक हैं तो चाल में भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 90 को ले लेंगे और इसके बाद से हमारा कोई मतलब नहीं, और मीटर प्रति सेकंड यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे उचित सार्थक अंकों में कण की चाल क्या हो जाएगी, 90 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। शुद्ध की जगह आपको यहां पे लिखा हुआ मिल सकता है कि उचित सार्थक अंकों में बताइए, चाहे उचित लिखा हो चाहे शुद्ध लिखा हो, बात एक ही होगी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पता है, एक घन की भुजा क्या मापी गई है, 1.3 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा हमें क्या दी गई है, 1.3 सेंटीमीटर। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिएगा घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, ये आप सबको पता है फॉर्मूला। तो देखिए भुजा का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, जो 1.3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे भुजा दी गई है इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, यानी 3 बार हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि भुजा का क्यूब है ना। तो 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2.197 ये मिलेगा और सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो हमने घन का आयतन तो निकाल लिया, लेकिन अब हमसे यहाँ पे शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है, शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ये जो घन की भुजा है
इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 है। तो जब घन की भुजा में 2 ही सार्थक अंक हैं तो जो घन का आयतन हमने निकाला यहाँ पे 2.197, इसमें केवल हम 2 सार्थक अंक लेंगे 2.1 तक, 9 और 7 से हमारा कोई मतलब नहीं, यानी 2.1 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, चूंकि घन की भुजा में 2 ही सार्थक अंक है इसलिए आयतन में 2 ही सार्थक अंक होंगे, ध्यान रखिएगा। अतः शुद्ध सार्थक अंकों में घन का आयतन 2.1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आयतन निकालने के बाद हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे किससे, घन की भुजा से। इसमें देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। जब इसमें 2 ही सार्थक अंक है तो आयतन में भी हम क्या लेंगे, केवल 2 सार्थक अंक 2.1 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन में चेक कर लेते कहां पे दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है सार्थक अंक से रिलेटेड। अगर आपने पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4270 का कोटिमान है, यानी 4270 का कोटिमान, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए कोटिमान ज्ञात करने के लिए सभी रूल्स मैंने आप लोगों को डिटेल में बताए हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, 4270 लिखा हुआ है। देखिए ये तो यहाँ पे 10 की घात के रूप में कन्वर्ट तो है नहीं, तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको हम 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सभी रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इसको जब हम 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और जस्ट इसी के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 270। अब पॉइंट देखिएगा कितनी संख्या के बाद, 1 2 3 संख्या के बाद, यानी 10 की घात उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी 10 की घात क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इनटू में 10 की घात 3 लिखेंगे। ये 10 की घात 3 ही क्यों लिखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट देखिएगा 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाया हुआ है। और ये दशमलव मैंने यहाँ पे ही क्यों लगाया, यहाँ पे 4 के बाद ही मैंने क्यों पॉइंट लगाया, इसके लिए आपको पढ़ना होगा कोटिमान का रूल। कोटिमान का पहला रूल पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 10 की घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पॉइंट वाली संख्या होती है इसको हम कंपेयर कराते हैं किससे, 3.16 से इसकी तुलना करवाते। किसकी, ये जो यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या आपकी क्या है, यहाँ पे 4.270 लिखी हुई है। अब इसकी तुलना किससे करवाएंगे, 3.16 से। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे 4.270 लिखा हुआ है, ये 3.16 से छोटी संख्या है या फिर बड़ी संख्या है। तो आप तुरंत बोलेंगे जो ये 4.270 लिखा हुआ है ये तो 3.16 से बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी है तो 10 की घात हमारे पास क्या थी, 3 थी ना। अब इसमें हम एक घात और बढ़ा लेंगे, यानी +1 कर देंगे, 10 की घात 3 + 1 हो जाएगा। और हमें सॉल्व करने पर यहाँ पे 10 की घात 4 मिलेगा कोटिमान, क्योंकि 10 की घात 3 + 1 करने पर हमें 10 की घात 4 ही तो मिलेगा। यानी यहाँ पे 4270 का कोटिमान 10 की घात 4 हमें मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 की घात 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोटिमान का पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए वो क्वेश्चन तो देख लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पे वो फोकस नहीं करते। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत होगी, ध्यान रखिएगा। तो पहले जितने रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि बल का सीजीएस मात्रक है। देखिए यहाँ पे सीजीएस लिखा है, आपको इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है सी, फिर इसके बाद यहाँ पे जी, फिर इसके बाद ईएस, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। बल का सीजीएस मात्रक है।
तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और देखिए बल का सीजीएस मात्रक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ है, ठीक है। तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। देखिए मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, कंफर्म है कि पूछा ही जाता है। तो देखिए मात्रक से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो पहले ही बनाई हुई है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे वो फिजिक्स का सिलेबस हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। तो देखिए जो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना, सेम वही सिलेबस आपका इस ईयर भी है। तो मैं सोच रहा हूँ जो लास्ट ईयर जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस मैं यहाँ पे 2023 की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं। यानी जो फिजिक्स की जो 2023 की प्लेलिस्ट है उसमें मैं सभी वीडियोस को ऐड कर दूं, फिजिक्स के चैप्टर्स की जो लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी। देखिए इससे ये फायदा होगा ना, देखिए जो चैप्टर्स मैंने आपको पहले से पढ़ा दिए हैं वो आप अभी से यहाँ पे अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए चैप्टर में जब कोई चेंज ही नहीं हुआ है, सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो बार बार वही चैप्टर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो मैं 2023 की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप डेली एक चैप्टर अपना कंप्लीट करते हुए चलिए और जो कुछ बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। इससे ये फायदा होगा कि समय से पहले आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप दोबारा चैप्टर्स को, सेम वही चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सेम वही क्वेश्चंस होंगे, फिर से मैं आपको वही सॉल्व कराऊंगा जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो देखिए इससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा ही दिया है। प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, डेली आप एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़िए, एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ लीजिए। अगर पढ़ सकते हैं तो तीनों का यहाँ पे आप डेली एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं। आप कोशिश कीजिए कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसमें से एक आप फिजिक्स का एक चैप्टर पहले डेली कंप्लीट कीजिए, फिर जब यहाँ पे 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री का कीजिए, फिर मैथमेटिक्स का कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 2023 की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स को ऐड कर दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो मात्रक की बात यहाँ पे हो रही थी, तो मात्रक के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो पहले बनाई हुई है। सभी भौतिक राशियों के मात्रक मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। 2023 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी मात्रक वाली। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगर आपसे सीजीएस की जगह पूछ दिया जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे? बल का एसआई मात्रक, तब आप बोलेंगे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है। क्या पूछ लिया जाता है? मैं आपको लिख के बता दूं, मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है। मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है लास्ट ईयर। और मैं आपको बता दूं, मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक ये पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में, और मैंने करवाया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा आपको एक फॉर्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है, जहां पे F क्या होता है, फोर्स यानी बल, M यहाँ पे मास यानी द्रव्यमान, और A यहाँ पे एक्सिलरेशन यानी त्वरण होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए द्रव्यमान M, द्रव्यमान को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे किलोग्राम लिख देता हूं, किग्रा, ये मैंने यहाँ पे लिखा किलोग्राम। और देखिएगा यहाँ पे ये आपका इनटू में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनटू में। और ए से मतलब एक्सिलरेशन यानी त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह आपको पता है। जब अगले स्टेप में इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिएगा किलोग्राम की ग्रा लिखेंगे, ठीक है, किलोग्राम, फिर मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर,
यही हो जाएगा मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला था, ये इंटू में है, तो अगले स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मूल मात्रकों के पदों में, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। वैद्युत विभव का MKS मात्रक क्या पूछा गया, MKS मात्रक पूछा गया है। देखिए ये सब प्रणाली मैंने आपको पढ़ाई हुई है। MKS प्रणाली क्या है, CGS प्रणाली क्या है, SI प्रणाली क्या है, FPS प्रणाली क्या है, ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। तो वैद्युत विभव का जो MKS मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मात्रक के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2023 की फिजिक्स की, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो देखिए मीटर ये तो होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे देखिएगा जो न्यूटन है ये नहीं है। ध्यान रखिएगा जो न्यूटन है ये दूरी का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ये तो फोर्स की यूनिट होती है, बल का मात्रक होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता भी, ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.0025 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है। पेंच मापी का चूड़ी अंतराल हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा, देखिए बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला पेंच मापी का अल्पतमांक बराबर आपका एक सूत्र होता है पेंच का चूड़ी अंतराल और अपॉन में गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, या फिर गोलीय की जगह आपको वृत्तीय लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे गोलीय लिखा हो चाहे वृत्तीय लिखा हो, बात एक ही होगी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पे पेंच मापी का चूड़ी अंतराल ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे ये जो पेंच का चूड़ी अंतराल है ये हमें निकालना है। तो देखिएगा आगे हम क्या लिख देंगे, पेंच मापी का चूड़ी अंतराल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये पेंच लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंच मापी हो जाएगा, बस उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा पेंच मापी का अल्पतमांक ये और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, यानी गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, या फिर आप लिख सकते हैं वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये नीचे वाला फॉर्मूला मिला है जो पेंच मापी का चूड़ी अंतराल है। तो पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर फॉर्मूला होता है पेंच मापी का अल्पतमांक गुणे गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। देखिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ इस फॉर्मूले की मदद से हमारा ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो देखिएगा पेंच मापी का अल्पतमांक हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 0.0025 मिलीमीटर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम 0.0025 मिलीमीटर इंटू गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या, जो कि हमें यहाँ पे ये देखिए वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, तो 100 दिया है ना, तो यहाँ पे गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या क्या है 100 दी गई है। अब देखिएगा 0.0025 इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.25 मिलेगा, और किस में आएगा मिलीमीटर में। ध्यान रखिएगा मिमी ये लिखेंगे क्योंकि साफ साफ जो हमें अल्पतमांक दिया हुआ था वो मिलीमीटर में दिया हुआ था।
तो चेक करेंगे 0.25 मिलीमीटर कहाँ है, ये ऑप्शन डी में है। देखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 0.25 सेंटीमीटर में भी दिया है, मीटर में भी दिया है और मिलीमीटर में भी दिया है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अल्पतमांक आपका मिलीमीटर में है तो जाहिर सी बात है जो चूड़ी अंतराल आप निकालेंगे मिलीमीटर में ही तो आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, एम्पियर किस राशि का मात्रक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से और कई बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम्पियर किस राशि का मात्रक है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता या ऊष्मा। तो आप बोलेंगे जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, एम्पियर होता है। ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि एम्पियर किस राशि का मात्रक है, तो विद्युत धारा का है, ये आपको पता है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, काफी कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, तो देखिए क्रमशः लिखा है तो इसका मतलब जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। MKS प्रणाली में गुटके का आयतन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए, जब हमें यहाँ पे MKS प्रणाली में गुटके का आयतन निकालना है तो यहाँ पे जो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो सेंटीमीटर में दी गई है, इसको क्या करना होगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि MKS प्रणाली में हमें यहाँ पे गुटके का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो देखिएगा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लकड़ी के गुटके का आयतन, तो हमें यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो लकड़ी के गुटके का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई हमें क्या दी गई है, 20, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में दी गई है, अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था और थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है, 10⁻⁻² मीटर। तो 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 20 इंटू 10⁻⁻², जो लंबाई हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 20 गुणे 10⁻⁻² और मीटर में, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा 30 सेंटीमीटर, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे 10⁻⁻² से और ये भी आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 गुणे 10⁻⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करेंगे तो 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 10⁻⁻² से और ये भी आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 गुणे 10⁻⁻² और ये मीटर में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों में, इसमें भी मीटर आया है, इसमें भी मीटर आया है, इसमें भी मीटर आया है, तो मिलके क्या हो जाएगा, इन तीनों को एक करके लिखेंगे तो मीटर क्यूब ही तो लिखेंगे, तो इसीलिए लास्ट में मीटर क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जो संख्याएं हैं 20, 30 और 10, पहले इसको सॉल्व कर लेते। 20 गुणे 30 और गुणे 10 कर लेंगे, ठीक है। 20 गुणे 30 गुणे 10 कर लेंगे, ठीक है। 20 तो आपका ऐसे ही रहेगा, अभी 30 गुणे 10 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 धाम में कितना होता है, 300 होता है ना। अब देखिए 300 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 20 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 6000 मिलेगा ना, 6000 मिलेगा। तो 6000 ये मैंने कर दिया, जो संख्याएं थी उनका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करवा दिया, 6000 मिल गया ना। अब पावर्स को सॉल्व करेंगे, 10⁻², 10⁻², 10⁻², ये सभी इंटू में है तो 10 तो आपका रहेगा ही और घाते यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 10⁻⁻6 ये मिल जाएगा और मीटर क्यूब तो आपका रहेगा ही। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे की कैलकुलेशन आपको समझनी है, अगर वो नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे 6000 लिखा है ना, इसको हम चेंज करेंगे 10 की घात के रूप में। तो 6000 को अगर हम 10 की घात के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते, देखिए 6000 मैं ऊपर पहले लिख देता हूँ, ये 6000, इसको अगर हम 10 की घात के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और फिर इसके बाद पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 था ये,
और देखिएगा पॉइंट हमने कितने अंक के बाद लगाया, 1 2 3 अंक के बाद, तो इसका मतलब 10 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 की घात 3 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले स्टेप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 है, फिर इसके बाद पॉइंट लग गया और 0 0 0। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 6 और गुणे 10 की घात 3, ये लिख सकते हैं। जब 6000 को हम 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 6 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं ना। देखिएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 है और 10 की घात 3 का मान क्या होता है, 10 की मल्टीप्लाई 3 बार करवाइए, 10 गुणे 10 और गुणे 10 करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा, 10 दाम में 100 यानी 10 इंटू 10 करेंगे 100 और 100 की मल्टीप्लाई 10 में तो आपको मिलेगा 1000। तो 1000 की मल्टीप्लाई 6 में करवाइए, 6000 ही तो मिलेगा। यानी 6000 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 6000 को 10 की घात के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया, यहां तक आप समझे। और फिर इंटू में 10 की घात माइनस 6, ये तो आपका पहले से ही था, इसको यहां पे रहने दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो 6 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात माइनस 6 है। अब देखिए इंटू में है, घातें जुड़ेंगी, लेकिन समझिएगा यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मिल जाएगा और मीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको घात वाला समझा देता हूँ। देखिए 10 की घात, ये देखिए मैं 10 लिखता हूँ, एक तरफ यहाँ पे 3 है और फिर देखिएगा प्लस करने के लिए जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, फिर यहाँ पे ये माइनस 6 है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात, देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 ही तो मिलेगा, 10 की घात माइनस 3, 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 और मीटर क्यूब। ऐसे आपका ये आंसर आया हुआ है, समझिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट स्टेप में ये 6000 को आपको 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपको उत्तर मिलेगा। तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर क्यूब कहाँ पे दिया हुआ, 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर क्यूब ऑप्शन ए में दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट में सॉल्व कर दूं, तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपका समझना जरूरी है। एक बार समझ लेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, सिंबल क्या होता है एंगस्ट्रॉम का, ये होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कण की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें पता क्या है, बालू के कण की त्रिज्या ये हमें पता है, जो कि हमें क्या दी गई है, 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 मीटर, ये हमें दी गई है, ठीक है। तो बालू के कण की त्रिज्या मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर हमसे इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर, यहाँ पे प्लस हो जाती है और 10 की घात 10 और एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो ये जो नीचे वाला रिलेशन है, 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका हम यूज करेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बालू के कण की त्रिज्या हमें मीटर में दी गई है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो हमें मीटर में दी गई है और इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में हमसे पूछी जा रही है। तो 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं और बालू के कण की त्रिज्या हमें 3.2 इंटू 10 की घात यहाँ पे माइनस 4 ये मीटर में दी गई है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, जो बालू के कण की त्रिज्या है 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4, ये हमको मीटर में दी गई थी, तो ये पहले मैंने ये 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 यहाँ तक लिखा। और इसमें हम क्या करेंगे, 10 की घात 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो अब ये
ये आपका पूरा एंगस्ट्रॉम में चेंज हो चुका है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया। बालू के कण की त्रिज्या हमें 3.2 गुणे 10 की घात -4 मीटर में दी गई थी। अब इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 10 की घात 10 से ही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आप समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। बस देखिएगा 3.2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 की घात, ये -4 है और ये +10 है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा और 10 की घात 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की पावर बड़ी है और जो ये नेगेटिव वाली पावर है ये छोटी है, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁶ और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 3.2 गुणे 10 की घात 6 एंगस्ट्रॉम कहाँ पे दिया है, 3.2 गुणे 10 की घात 6 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन ए में दिया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का अरिहंत की बुक में भी दिया गया है, बस यहाँ पे संख्याएं कुछ और लिखी हुई हैं, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, या फिर लास्ट ईयर की वीडियो को आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप कर पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, SI पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 यानी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में कि SI पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है संवेग की, बल के आवेग की, संवेग एवं बल के आवेग दोनों की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। SI पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है संवेग एवं बल का आवेग दोनों की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देखिए मात्रक वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, वीडियो मैंने पहले से ही बना दी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इन चारों में से जो यहाँ पे मेगावाट है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मेगावाट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि कार्य का CGS मात्रक है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे अर्ग होता है। ठीक है, तो अर्ग आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, 3.00 किलोग्राम तथा 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से सबसे शुद्ध माप कौन सी है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्थक अंक को यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, सार्थक अंक काउंट करेंगे, उसी के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 3000 ग्राम है, फिर यहाँ पे 3.00 किलोग्राम है, और फिर यहाँ पे 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम है। अब देखिएगा इन चार यहाँ पे जो ये 3 मापें दी गई हैं, इन तीनों मापों में किस में सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये जो 3000 ग्राम लिखा है इसमें तो सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितनी है, देखिएगा 3000 है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें तो सभी अंक सार्थक अंक हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों ही अंक सार्थक अंक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो 3000 ग्राम है इसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे शुद्ध माप है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3000 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे दिया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, और इस टाइप का कई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2023 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए ट्रिक वाली वीडियो
मिल जाएगी। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सदिश और अदिश राशि आप मात्र क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो जो विद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक वाली वीडियो देख लेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए मात्र 1 से 2 सेकंड का रह जाएगा। तो जरूर देख लीजिएगा वीडियो, मैंने आपको पहले ही बता दी, वीडियो मैंने बना दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 9.13 इंटू 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या है। 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझिएगा, देखिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 10 की घात से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है 9.13 जो लिखा हुआ है इसमें हम देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या। तो 9.13 में ये सभी अंक सार्थक अंक है, यानी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। अभी ऊपर ही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो चाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे चाल पूछी जा रही है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी और बटे में क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बटे समय हम ये लिखेंगे। डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें, 1260 मीटर है, 1260 ये लिखा मीटर में। फिर इसके बाद समय कितना है, 17 सेकंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ। 17 से 1260 को हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ और हमें चाल मिल जाएगी। तो देखिएगा 1260 था ना, 1260 में लिख देता हूँ। किससे डिवाइड करना है, हमें 17 से यहाँ पे डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, देखिए 17 सते 119 होता है, 7 बार यहाँ पे लिखेंगे 119। अब 126 में से 119 को लेस करेंगे, हमें 7 मिलेगा। 0 यहाँ पे अब नीचे हम उतार देंगे क्योंकि 0 ये बचा हुआ था। अब देखिएगा कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 68। अब 70 में से 68 को लेस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा भागफल में, तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा। और 17 1 जा 17 हो जाएगा। 20 में से 17 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मिलेगा। अभी हम एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, फिर से एक बार लेके जाएंगे, 17 एकन्नम 17, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब 30 में से 17 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको 13 मिलेगा। बस यहीं तक करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक हम सॉल्व करते, उसके बाद नहीं। तो 74.11 और किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे चाल तो मिल गई, चाल हमें क्या मिली, चाल हमें मिली यहाँ पे 74.11 मीटर प्रति सेकंड मिला हुआ है। लेकिन हमसे उचित सार्थक अंकों में पूछा गया है। तो उचित मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा उचित सार्थक अंकों में जब हम चाल को लिखेंगे तो हम यहाँ पे ऊपर आके देखेंगे, समय 17 सेकंड दिया था और दूरी 1260 मीटर दी गई थी। अब इन दोनों में देखिए किसमें सार्थक अंकों की संख्या कम है। अगर 1260 देखेंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, और यहाँ पे समय में देखेंगे तो 17 सेकंड है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। तो जिसमें कम संख्या है सार्थक अंकों की उसी से कंपेयर करा लेंगे। तो देखिएगा जब समय में 2 ही सार्थक अंक है, 17 सेकंड दिया समय, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, तो चाल में भी हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे, केवल 74 को लेंगे और 1 से हमारा कोई मतलब नहीं। 74 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 74 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा, देखिएगा 4000 ग्राम, 4.00 किलोग्राम तथा 4.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से सबसे शुद्ध माप कौन सी है। तो फिर अभी ऊपर ही मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे क्या करेंगे, केवल सार्थक अंकों को देख लेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा सार्थक अंक है। तीनों माप देख लीजिए, सबसे ज्यादा सार्थक अंक आपको यहाँ पे ये 4000 ग्राम इसमें देखने को मिलेगा। सभी अंक सार्थक अंक यहाँ पे हैं, तो जो 4000 ग्राम है ये सबसे शुद्ध माप है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, कोई कण 15 सेकंड में 1.368 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। अभी ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 44 जो कराया इसी टाइप का था। अब देखेंगे यहाँ पे हमें पता क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले समय कितना दिया गया, 15 सेकेंड। दूरी कितनी दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1.368, ये हमें यहाँ पे दूरी दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाल बतानी है, वो भी उचित सार्थक अंकों में, यानी शुद्ध सार्थक अंकों में। तो चाल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय। आपको पता है दूरी कितनी दी गई 1.368 और अपॉन में समय कितना है 15 सेकेंड, ये मैंने कर दिया। अब देखिएगा इस जब हम यहाँ पे, मैं ऊपर आपको समझाता हूँ, 1.368 लिखा हुआ है, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ था 15 लिखा हुआ था। देखिएगा जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो नीचे 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी अगले स्टेप में 1368 और अपॉन में क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 684 और अपॉन में 7500। अभी भी इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 342 और अपॉन में 3750 ये आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी भी ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा 2 1 जा 2, एक इधर जाएगा 2 7 जा 14 और ये 2 1 जा 2 171 और नीचे जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1875। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 171 आपका दिया हुआ है, 171 ये तो छोटी संख्या है और हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें 1875 से करना है जो कि बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले भागफल में 0 और पॉइंट लगाएंगे तब जाके यहाँ पे 1 0 आपका बढ़ेगा, लेकिन अभी भी ये संख्या छोटी पड़ रही है, 1710 छोटी है 1875 से, तब 1 0 और भागफल में हम बढ़ाएंगे तब जाके 1 0 यहाँ पे और बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करना आपको आता है तो देखिएगा 0.0 तो हमें पहले से ही मिला हुआ था। जब आगे आप सॉल्व करेंगे 9 और 1 केवल 2 संख्या तक हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद करेंगे आपको और मिलेगा, लेकिन 9 और 1 यहीं तक जाएंगे, इसके बाद नहीं। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 0.091। अब क्योंकि हमसे यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में चाल पूछी गई है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे देखिए हमें कंपेयर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऊपर जाके हम कंपेयर कराएं कि समय में 2 सार्थक अंक हैं और दूरी में इतने हैं, इससे नहीं। हम देखेंगे यहाँ पे मैं आपसे केवल ये पूछूं कि 0.091 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे केवल 2, ये जो 9 और 1 है यही सार्थक अंक होंगे और इसके अलावा सार्थक अंक नहीं होंगे। कौन सा रूल यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को सार्थक अंक के सभी रूल बताए हुए हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे रूल क्या लगा है, मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़ करके सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के पहले क्या कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना, यहाँ तो शून्य है। तो दशमलव के बाद जो हमारा शून्य होगा इसको छोड़ देंगे तो जो बचेगा वही हमारा सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे केवल जो 91 है, ये 9 और 1 ये हमारा यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कराएंगे कि ऊपर देखेंगे यहाँ पे दूरी में 1 2 3 4 सार्थक अंक इसमें थे, दूरी में समय में 2 सार्थक अंक थे, तो यहाँ पे 2 वाले को हम बेस लेते, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0.0 आया है। अगर 2 को लेके चलेंगे तो ये 0.0 हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे सार्थक अंक चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, आपको देखते ही लग रहा होगा ये 91 होगा, यही दोनों सार्थक अंक है क्योंकि उचित सार्थक अंकों में पूछा गया। तो 91 और मीटर प्रति सेकेंड। चलिए चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान पूछा गया। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ संख्या पहले से ही 10 की घात के रूप में हमें दी गई है। 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर
लिखा हुआ है ना, तो ये पहले से ही 10 की घात के रूप में कन्वर्ट है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब जो ये दशमलव वाली संख्या 3.84, इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, 3.16 से, 3.16 से हम इसको कंपेयर कराएंगे। तो देखिएगा जो 3.84 है ये 3.16 से बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या है तो 10 की घात 5 था हमारे पास यहाँ पे 10⁵ और इसमें +1 और कर देंगे, एक घात बढ़ा देंगे और 10 की घात 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही कोटिमान हो जाएगा। तो 10 की घात 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, ये आपको पता है। देखिएगा लेकिन 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में होते हैं 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 की घात -6 सेकेंड। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 की घात पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी और माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे। तो देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ये हमने कर लिया, लेकिन हमें पता है कि 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है और 1 सेकेंड में 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड होते हैं 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे अगर हम 10 की घात 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये तो आपका माइक्रो सेकेंड में चेंज हो ही जाएगा ना। तो 60 गुणे 10 की घात 6, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आगे समझिएगा, आगे वाले स्टेप में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो 60 है ना, 60 को हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.0 दशमलव कितने अंक के बाद, 1 के बाद, तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 10 की घात 1 यहाँ पे हो जाएगी। यानी 60 को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6.0, या फिर अब देखिए 6.0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 ही होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 6 और गुणे में 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, या फिर आप 10 की घात 1 लिख दीजिए तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए 6 गुणे 10 की घात 1 सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 1 का मान 10 ही होता है और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 ही तो आपको मिलेगा। तो 6 गुणे 10 की घात 1 और यहाँ पे इंटू में 10 की घात 6 भी तो था, ये कर देंगे। अब देखिएगा 6 गुणे 10 की घात यहाँ पे पावर्स यहाँ पे इंटू में है, प्लस हो जाएंगी 1 और 6 मिलके 7, 6 गुणे 10 की घात 7 और माइक्रो सेकेंड। तो ऐसे ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना, 60 को आपको 10 की घात के रूप में पहले लिखना फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 6 गुणे 10 की घात 7 माइक्रो सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 6 गुणे 10 की घात 7, ये आपका ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो यहीं तक लाके आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ये वाला स्टेप आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो गया। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टोटल 48 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज ही 2023 की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स को ऐड कर दूंगा जो लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। कोई सिलेबस में चेंज हुआ नहीं है, सेम टू सेम वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चंस वही लगाने हैं। तो प्लेलिस्ट आप लोग सभी सब्जेक्ट्स की चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की 2023 की। और जो बचे हुए क्वेश्चन से बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और देखिए कल से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज, कल से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करूंगा। और कल से मैं आप लोगों के लिए साइंस में, ध्यान रखिएगा, साइंस के अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको कंबाइन करके कल से मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करूंगा साइंस में। और इसी तरीके से मैं मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं आपको क्या करना है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सब
तो अब जाके आप समय से पहले कहीं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स पहले ही पढ़ा दिए हैं, केवल आपको पढ़ना है। तो कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।